स्वागत है साथियों सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और आज थोड़ा एनालिसिस करेंगे चुनाव को लेकर। पूरे देश के लोकसभा के आम चुनाव हो रहे हैं। 5 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और करीब 2 चरण और शेष हैं। 100 कुछ सीटें बाकी हैं। अब 1 तारीख को चुनाव संपन्न हो जाएगा और 4 जून को, आने वाली 4 जून को नतीजे आएंगे। नतीजे क्या आएंगे ये तो स्थिति स्पष्ट 4 जून को ही लगेगी, किसकी सरकार आएगी किसकी जाएगी। लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है वो मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे क्या लग रहा है किसकी सरकार आ सकती है, बीजेपी रिपीट करेगी या इंडिया अलायंस की सरकार आ सकती है। इसी को लेकर मैं कुछ राज्यवार सीटों के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मेरा आकलन आपको समझ आए और हो सकता है ना समझ आए। ये मैं भी कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मेरा भी एनालिसिस ही है। थोड़ा कुछ सीटों पर तो मैं घूमा भी हूं। उत्तर प्रदेश की करीब 10 सीटों पर मैं गया हूं और काफ़ी जो एनालिसिस करते हैं उनको सुनने के बाद, समझने के बाद देश की जनता का मूड क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों से बात होती रहती है, आम जनता से बात होती रहती है, उनका माहौल क्या है, किन मुद्दों पर चुनाव है, इस बेस पर मैं थोड़ा अपना एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है मेरा चुनाव एनालिसिस 4 जून को करीब करीब ठीक साबित हो और हो सकता है गलत साबित हो, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मैंने जो कहा वो सच ना निकले। बड़ी बड़ी एजेंसियां जो एग्जिट पोल करती हैं उनके भी बहुत बार आंकड़े गलत साबित होते हैं। अगर मेरा ही भी गलत हो गया तो कौन सी दिक्कत हो जाएगी। खैर, मैं भी कोशिश करता हूं अपना एनालिसिस ईमानदारी से करने की। अब राज्यवार हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं। पिछली बार 64 सीटें एनडीए के पास थी। अब इस बार स्थिति ये वाली तो बिल्कुल नहीं रहेगी। कुछ लोग मानते हैं कि बढ़ेंगी, क्योंकि बीजेपी का तो नारा 80 की 80 का है। अब अखिलेश ने भी दावा कर दिया कि 1 कम 80 हम लेकर आएंगे। लेकिन ये सिर्फ पार्टियों का अपना एजेंडा एक होता है लोगों को भ्रमित करने का। लेकिन मेरा जो मानना है मैं आपको बताता हूं। करीब करीब इसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास 50 सीटें लगभग रहेंगी। 5 प्लस माइनस हो सकती हैं। तो पिछले 2019 के मुकाबले इस बार 14 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब बिहार में 40 सीटें हैं। 40 में से पिछली बार 39 इंडिया अलायंस के पास थी। अब इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। और वहां पर भी इस बार 39 के बजाय 25 सीटें एनडीए को मिलने जा रही हैं, ऐसा मेरा मानना है। वहां पर भी करीब 14 सीटों का नुकसान बिहार में होगा। अब राजस्थान 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। हो सकता है इस बार 6 या 7 सीटें कांग्रेस को आ जाएं। वहां पर जो लड़ाई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आमने सामने की है। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। हो सकता है, मेरा मानना है कि 10 सीटें मध्य प्रदेश से लूज करेंगी। यानी कि दोनों प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से करीब 16-17 सीटें भारतीय जनता पार्टी लूज कर सकती है। अब गुजरात की 26 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इस बार हो सकता है 2 या 3 सीटें कांग्रेस ले ले, ऐसा मुझे लग रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि 48 सीटों में से 2019 में 41 सीटें एनडीए के पास थी और इस बार ऐसा लगता है कि करीब करीब 24 सीटें, यानी कि 48 की आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को मिलेंगी। और पिछले चुनाव के मुकाबले 17 सीटों का नुकसान एनडीए को महाराष्ट्र में हो सकता है। कर्नाटक 28 में से 26 सीटें एनडीए के पास थी और इस बार लगता है कि एनडीए के पास करीब 15 सीटें हों और 11 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को वहां पर नुकसान हो सकता है कम से कम। अब मैं ये बड़े बड़े राज्य कुछ बताए जहां पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है, उन राज्यों की ये मैंने आपको गिनवाए। अब ये अगर टोटल नुकसान की हम बात करें तो ये 76 सीटों का नुकसान बैठता है भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन प्रत्याशियों के साथ, जो उनके अलायंस में उनके साथ है, जिसको एनडीए बोलते हैं। अब ये तो एनडीए को नुकसान हुआ। अब अगर बीजेपी की ओनली बात की जाए, क्योंकि बहुत सी जगह
बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट है, और बहुत सी जगह जैसे उत्तर प्रदेश ही है सबसे, यहाँ पर तो कोई बड़ा पार्टनर बीजेपी का है नहीं, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। बिहार में हो सकता है उसके पार्टनर जो है नीतीश कुमार या रामविलास पासवान वाली पार्टी, उनको हो सकता है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को कम, अलायंस पार्टनरों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान, गुजरात, जो भी नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और ये मिलाकर अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में करीब करीब 50 सीटों का नुकसान हो सकता है। अब राज्य बहुत सारे हैं, कुछ राज्यों में बीजेपी बेहतर भी कर सकती है, जैसे को पता चल रहा है कि शायद आपका आंध्र प्रदेश में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है पिछले के मुकाबले। अब और भी राज्यों में कुछ अच्छी सीटें बढ़ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, आपका हिमाचल है, आपका उत्तराखंड है। इन चारों राज्यों की 26 सीटें हैं और 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त हैं। और करीब करीब कम से कम 10 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में होने जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा में 5 से 6 सीटों का, दिल्ली में 2 या 3 सीटों का, उत्तराखंड और हिमाचल में भी 1-1 सीट का नुकसान हो सकता है। करीब कमोबेश 10 सीटों का नुकसान इन राज्यों में भी होगा। मैं इनको भी छोड़कर चलता हूं क्योंकि कुछ जगह बीजेपी बेहतरीन कर सकती है, तो कुछ जगह बीजेपी की अन्य राज्यों में सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल 42 सीटें हैं, पिछली बार 18 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन हो सकता है इस बार भी कमोबेश 18 या 1-2 सीट कम या ज्यादा बीजेपी के पास रह सकते हैं, इसलिए इन ऐसे राज्यों को मैं छोड़कर चलता हूं। अब सवाल यह है कि इतने नुकसान और नफे के बाद क्या 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी पूर्ण बहुमत के साथ या नहीं आएगी? अब मानकर चलिए 2019 में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी अकेले दम पर, एनडीए के पास ज्यादा थी लेकिन बीजेपी के पास 303 सीटें थी। और मेरे आकलन के हिसाब से यदि 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी लूज करती है तो इस बार करीब 253 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी सिमट सकती है। अब क्योंकि उसके अलायंस पार्टनर भी है, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार, और ये 400 पार का नारा बीजेपी के लिए नहीं है, एनडीए के लिए है। खुद के लिए बीजेपी का नारा है 370। अब 370 खुद के लिए है और 400 पार का नारा एनडीए के लिए है, तो मानकर चलिए बीजेपी खुद मानती है कि 370 और 400 के बीच डिफरेंस हुआ 30 सीटों का, वो 30 सीटें खुद ही अपने जो अलायंस पार्टनर हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, उनको मानकर चलती है। अब जब बीजेपी खुद 370 से 253 के आसपास दिख रही है, यानी कि 30-31% सीटें उसके जो आकलन है, उनका जो टारगेट है उससे 30-31% सीटें कम आती दिख रही हैं, तो क्या जो उनके गठबंधन प्रत्याशी हैं उनको 30 की 30 मिल जाएंगे? ऐसा भी नहीं है, मैं मान करके चलता हूं, क्योंकि बहुत सी जगह एनडीए के जो घटक दल हैं, बीजेपी के घटक दल हैं, उनको ज्यादा नुकसान होगा, जैसे बिहार, महाराष्ट्र वगैरह में, तो उनको भी मानकर चलिए कि 20 के आसपास सीटें आ सकती हैं। अब 253 भारतीय जनता पार्टी की और 20 सीटें उनके अलायंस पार्टनरों की, तो ये आंकड़ा छू गई भारतीय जनता पार्टी 272-73 का। अब ये मेजोरिटी जो 272 का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी छूती नजर आ रही है। अब क्योंकि मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं है, कोई टीम नहीं है, ये मोटा मोटा आकलन है, ये ऐसा नहीं कि 5 प्लस माइनस में नहीं कर सकते, इसमें कम से कम 20 या 25 प्लस माइनस हो सकते हैं मेरे मोटे मोटे आकलन के हिसाब से। अब 20 प्लस करके देखते हैं तो एनडीए पहुंचता है 292-93 के पास, और बीजेपी पहुंच जाती है 272-73 के आसपास। अगर मैं अपने आकलन में 20 प्लस करके देखता हूं तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत के जस्ट नजदीक पहुंचती है, 272, 71, 70 या 73, 74, 75 तक, और एनडीए पहुंचता है 90 के पार, 290 के पार, यानी कि 292-93 के पार। ये तो हुई मेरे प्लस करने की स्थिति। और अगर इसमें मैं 20 माइनस करता हूं तो एनडीए पहुंचता है 250 के आसपास और बीजेपी पहुंचती है 232-33 के पास, जो कि बहुमत से 40 सीटें करीब पीछे बीजेपी पहुंच सकती है।
अब दोनों स्थिति आप देख सकते हैं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ 233 या 250 के आसपास, 250 से नीचे एनडीए रहता है, तो इस कंडीशन में इंडिया गठबंधन बहुमत के करीब पहुंचेगा, तो इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है। लेकिन जोड़ तोड़ का भी खेल चलेगा, क्योंकि अगर किसी सिंगल पार्टी को बहुमत मिले तो फिर तो कोई रोड़ा ही नहीं होता, फिर तो डायरेक्ट सरकार जो सिंगल पार्टी अगर बहुमत ले आए तब तो स्थिति साफ होती है। लेकिन ये जो पार्टनर, क्योंकि दल बदल, अलायंस बदल, ये राजनीति जो है सबसे ज्यादा आज के दौर में हो रही है। पिछले दौर में और ये जो भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में होता दिख रहा है, इसका भी कारण यही है क्योंकि पिछले वर्षों में सबसे ज्यादा अगर राजनीतिक उठापटक हुई है तो महाराष्ट्र के अंदर हुई है। महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर लड़ी थी और बहुमत से ज्यादा उनकी सीटें आ गई थी दोनों की। लेकिन उद्धव ठाकरे जिद कर बैठे कि हमारा जो फार्मूला हुआ था चुनाव से पहले वो ये हुआ था कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस पर राजी नहीं हुई और उद्धव ठाकरे ने एक महाविकास आघाड़ी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर बनाया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। अब कुछ समय चलने के बाद फिर शिवसेना में टूट हो गई। एकनाथ शिंदे जो है कुछ सांसद और विधायक लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर खुद मुख्यमंत्री बन गए और अब कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना के मालिक हो गए। और उसके बाद फिर जो एनसीपी है, शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र के अंदर, अब उनके भतीजे अजीत पवार वो भी कुछ सांसद और विधायक लेकर उन्होंने भी बगावत की और वो भी बीजेपी के साथ चले गए और उनमें है अब असली एनसीपी अजीत पवार की हुई। अब वहां पर बहुत ही उठापटक हुई है और अब जो सर्वे जा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं वहां के आंकड़े, तो ये भारतीय जनता पार्टी को शायद इसी वजह से वहां पर ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। खैर, ये तो राज्य की बात हुई। अब सरकार किसकी बन सकती है, मेरा जो आकलन है मैंने आपसे बताया, प्लस माइनस करके भी बताया। आप कितने मुतमईन हैं मुझे नहीं पता और कितना ये सच साबित होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। अगर सच साबित हुआ तो बल्ले बल्ले, मेरे आकलन की बल्ले बल्ले। और अगर झूठ साबित हुआ, बहुत ही अंतर हुआ, बिल्कुल विपरीत हुआ, तो फिर क्या होगा। तो बड़ी बड़ी एजेंसियां फेल होती हैं, जिनके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, अरबों करोड़ों रुपया खर्च करती हैं, एग्जिट पोल करती हैं, उनके फेल हो जाते हैं। अगर मेरा ही फेल हो गया तो क्या हो गया। लेकिन ये मैंने अपना जो मुझे दिख रहा है ईमानदारी के साथ, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं वोटर्स से मेरी बात हुई, काफी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बात हुई, मैंने एनालिसिस लोगों को देखे। और इतनी सीटें मैं क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जिन लोगों ने सपा, कांग्रेस या इंडिया अलायंस के किसी भी पार्टी को वोट दिया था, इस बार वो वोट उन्हीं पार्टी को दे रहा है। ऐसा कोई वोट मुझे नहीं मिला जो पिछली बार इंडिया अलायंस के किसी पार्टनर को वोट दिया हो और इस बार बीजेपी को वोट कर रहा हो। तो मैं मानकर चलता हूं इंडिया गठबंधन का वोट जस का तस पिछले वाला उनके पास है। अब ऐसा वोट आपको 10 में से 1 या 15 में से 1 या 20 में से 2 ऐसे वोटर्स आपको मिल जाएंगे जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया हो और इस बार वो इंडिया अलायंस को दे रहा है। तो ये अनुमान ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। अब इसका एग्जिट बिल्कुल सटीक अनुमान लगाना बड़ी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि शायद कितना नुकसान होगा। हो सकता है ये बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, हो सकता है बहुत कम नुकसान हो। लेकिन मेरी जहां तक सोच है, मैंने जो अपना जोड़ तोड़, अपना जो मैथ, जो गणित बिठाया है, वो यहीं पर बैठा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के जस्ट नजदीक, अपने दम पर भी लग सकती है, बिल्कुल करीब, इससे ज्यादा तो नहीं। बहुत ज्यादा मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी पिछली की तरह आ जाएगी, 300 क्रॉस कर जाएगी, ऐसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं प्लस करके देखता हूं तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के नजदीक जाती है। और अगर मैं माइनस करके देखता हूं तो भारतीय जनता पार्टी 230 से 33-35 तक
पहुंचती हैं। अब आप क्या सोचते हैं, आपका क्या अनुमान है, ये आप जाने। मेरे अनुमान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितने सहमत हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन फिर मैं एक बार आपको बता दूं, मेरा जो अनुमान है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल कर ले, इसकी संभावनाएं कम हैं लेकिन कम हैं। और एनडीए बहुमत के नजदीक पहुंच जाए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर होने को कुछ भी हो सकता है, इंडिया अलायंस की भी सरकार बन सकती है। मैं आपको जो मेरी समझ थी मैंने आपको बताया। आप कितना मेरी बात से सहमत हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।